नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 5 अप्रैल 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, लोकसभा ने क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल को पास कर दिया है। इस बिल में क्या क्या इंपॉर्टेंट प्राविधान थे, मैं अलग वीडियो में आपको बता चुका हूं। फाइनली बिल ये लोकसभा से पास हो गया है। ओवरऑल जो डिमांड थी कि इसको स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर किया जाए, उस डिमांड को यहाँ पे नहीं माना गया। कौन से बेसिस पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अपने इस पर्टिकुलर बिल को जस्टिफाई कर रही है, इसको यहाँ पे देखेंगे। आंध्र प्रदेश में 13 नई डिस्ट्रिक्ट्स बनाई गई है, इस पर्टिकुलर न्यूज को देखेंगे। अटॉर्नी जनरल ने बोला है कि जो सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली प्लिया पहुंची है, जो कि ये बोलती है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। सरकार क्या कर रही है फंडामेंटल ड्यूटीज को इंप्लीमेंट करने के लिए, ये पर्टिकुलर प्लिया सही नहीं है पेटिशनर की तरफ से, ऐसा अटॉर्नी जनरल साहब बोल रहे हैं। इसको देखेंगे। WHO की रिपोर्ट ये बोलती है कि दुनिया की 99% आबादी खराब क्वालिटी ऑफ एयर में सांस ले रही है। इस पर्टिकुलर न्यूज को देखते हैं। गोटाबाया राजपक्सा ने के कैबिनेट ने रिजाइन कर दिया श्रीलंका के अंदर। श्रीलंका में जो प्रोटेस्ट चल रहे थे, पूरी की पूरी कैबिनेट रिजाइन कर दी। उसके बाद कुछ 4 या 5 मेंबर्स की कैबिनेट बनाई गई और अपोजिशन के लीडर्स को बोला गया कि आइए आप सरकार के साथ मिलकर सरकार बनाइए और हम मिलकर इस इकोनॉमिक क्राइसिस से लड़ते हैं। तो अपोजिशन बोल रहा है कि ये तो फर्जी की बातें कर रहे हो, ये शैम है, उल्लू बना रहे हो, लोगों को कुछ काम नहीं कर रहे हो। इस न्यूज को देखेंगे। फिर यूएन क्लाइमेट रिपोर्ट को लेके क्या क्या बातचीत चल रही है, इंडिया के ऊपर किस प्रकार के प्रेशर्स आ रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर किस प्रकार के प्रेशर आ रहे हैं, इसको देखेंगे। इंडिया ने रशियन सन ऑयल को बड़े ही महंगे दामों पे खरीदा है, क्यों खरीदा है, इसको देखेंगे। और ट्रेड डेफिसिट 192.41 बिलियन डॉलर्स हो गई है 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में। अभी कुछ दिन पहले तक हम इस बात के बारे में बात कर रहे थे कि भैया 418 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट किए इंडिया ने 21-22 में, लेकिन बहुत ज्यादा इंपोर्ट भी किए हैं, जिसके चलते ट्रेड डेफिसिट भी 2021-22 में हमारी ज्यादा नजर आ रही है। कितनी नजर आ रही है, इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं। यह है वेहेमेंटली। वेहेमेंटली का मतलब होता है इन अ फोर्सफुल, पैशनेट और इंटेंस मैनर विद ग्रेट फीलिंग। मतलब आप किसी पर्टिकुलर फीलिंग के साथ इंटेंशनली किसी चीज को सपोर्ट करो या अपोज करो, जैसे वेहेमेंटली सपोर्टेड या वेहेमेंटली मतलब डिनाउंस्ड। तो बेसिकली क्या लिखा हुआ, ही वेहेमेंटली डिनाइड एनी सजेशन ऑफ इम्प्रॉपर कंडक्ट। मतलब उसके ऊपर इल्जाम लगा कि तुमने इम्प्रॉपर कंडक्ट की है, और उसने बिल्कुल पैशन के साथ डिनाई किया कि नहीं भाई, मैंने कोई इम्प्रॉपर कंडक्ट नहीं की। तो मतलब पैशनेटली आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो, डिफेंड कर रहे हो, डिनाई कर रहे हो इस चीज को, इसको आप वेहेमेंटली बोलते हो, बिल्कुल जोश के साथ। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। इफ पॉसिबल क्लिक द ज्वाइन बटन, दिस इज स्पेसिफिकली वेरी वेरी हेल्पफुल। सारी की सारी वीडियोस आपको चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो क्लिक द ज्वाइन बटन इफ पॉसिबल। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में आपको उस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। आपके अगर खुद के कुछ व्यू पॉइंट्स है, खुद की कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आगे बात करते हैं। लोकसभा पासेस क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल। तो देखिए, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल क्या है, इसके बारे में पिछले 3-4 दिनों में वीडियोस बना चुका हूं। ये जो अभी के लिए क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल आया है, इसने रिप्लेस किया है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 को। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 हट जाएगा एक बार क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल पूरी तरीके से अप्रूव हुआ। लोकसभा से पास हुआ, इसके बाद राज्यसभा से पास होना है, इसके बाद प्रेसिडेंट का सिग्नेचर पढ़ना है। क्या करता है, टू अलाउ द कलेक्शन, स्टोरेज एंड एनालिसिस ऑफ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सैंपल्स। देखिए, मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूं कि ओवरऑल ये बिल क्या कर रहा है, क्योंकि इसके बारे में बहुत डिटेल में वीडियो बना चुका हूं। आप सीआरपीसी आइडेंटिफिकेशन बिल, मेरे नाम हर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब में सर्च मार दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगी, या मेरे वीडियो सेक्शंस में जाके पिछले 2-3 दिन की वीडियोस मिल जाएगी, देख लीजिए। सीआरपीसी आइडेंटिफिकेशन बिल के ऊपर मैं ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना के आपको पूरा ये मैटर समझा चुका हूं। अब इस पर्टिकुलर बिल को जस्टिफाई करते हुए अमित शाह जी ने बोला है कि भाई, देश में कन्विक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए यह पर्टिकुलर बिल लेके आया गया है। जो लॉ अबाइडिंग सिटीजंस हैं देश के, उनके ह्यूमन राइट्स को बचाने के लिए, सोसाइटी को एक स्ट्रांग मैसेज देने के लिए यह बिल लेके आया गया है। क्या स्टैटिस्टिक्स इसको सपोर्ट कर रहा है, तो 2020 का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डाटा यह बोलता है कि हमारे देश में कन्विक्शन रेट कम है। मर्डर केसेस में कन्विक्शन रेट है 44%, रेप केसेस में 39%, अटेम्प्टेड मर्डर में 24%, रॉबरी में 38%, डेकोइटी में 29%। अब बोलोगे सर ये क्या है कन्विक्शन रेट, तो मान लो 100 लोगों को मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट किया गया, साफ साफ दिख रहा है कि उसने मर्डर किया, उसको मर्डर के एग्जाम में अरेस्ट किया गया। अब इन 100 लोगों में से कितने लोगों को कोर्ट में ट्राई करके फाइनली जज के द्वारा यह सजाई सुनाई गई कि हाँ भाई, यू आर गिल्टी ऑफ मर्डर, इसको आप बोलते हो कन्विक्शन रेट। मतलब 100 लोगों पे इल्जाम लगा तो कितने लोगों के ऊपर इल्जाम प्रूव हुआ और कोर्ट ने उसको सजा सुनाई, इसको आप बोलते हो कन्विक्शन।
तो 100 में से जितने लोगों को सजा सुनाई वो हो जाएगा कन्विक्शन रेट। अब इंडिया के अंदर ये कन्विक्शन रेट मर्डर में, रेप में, अटेम्प्टेड मर्डर में, डेकोइटी में, रॉबरी में, सब में कम है। वहीं पे अगर आप यूनाइटेड किंगडम चले जाओ तो कन्विक्शन रेट एवरेज निकल के आता है 83.6%, 68% निकल के आता है कनाडा में, 82% साउथ अफ्रीका में, 97% ऑस्ट्रेलिया में और 93% यूनाइटेड स्टेट्स में, और इंडिया में है ये बहुत कम। तो ओवरऑल क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल से हम इस कन्विक्शन रेट को सुधार लेंगे। लेकिन अपोजिशन की यहां पे एक की डिमांड थी कि आप इस पर्टिकुलर बिल को एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग या सिलेक्ट कमेटी के पास भेजिए, उस कमेटी में इस बिल के सारे प्रोविजंस के ऊपर 1 बाय 1 डिस्कशन होगा और फाइनली एक और रिफॉर्म्ड और अच्छा बिल निकल के आएगा। लेकिन सरकार ने इस बात को नहीं माना, बिल अभी के लिए पास हो गया। ये जो मोदी जी द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग का सिद्धांत दिया गया था 2014 में, जिसका फुल फॉर्म है स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव, मॉडर्न एंड मोबाइल, अलर्ट एंड अकाउंटेबल, रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिबल, टेक्नो सेवी एंड ट्रेंड। तो ये जो टेक्नो सेवी एंड ट्रेंड, टी वाला जो कंपोनेंट है ना स्मार्ट पुलिसिंग का, उसके अंदर ये सीआरपीसी आइडेंटिफिकेशन बिल काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हालांकि यहाँ पे अपोजिशन का जो कंसर्न्स था उसके रिस्पेक्ट में अमित शाह जी ने यहाँ पे बोला कि देखिए अगर किसी को प्रिवेंटिव लॉ के अंदर डिटेन किया गया है तो आपको फोर्स नहीं किया जाएगा सैंपल्स देने के लिए, आपके ऊपर जबरदस्ती नार्को एनालिसिस और ब्रेन मैपिंग टेस्ट नहीं करवाया जाएगा। हालांकि प्रपोज लॉ में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपका क्राइम वुमेन के अगेंस्ट है, चाइल्ड के अगेंस्ट है, या कम से कम 7 साल की सजा है आपके क्राइम के अंदर, तो उस केस में आपके बायोलॉजिकल सैंपल्स जबरदस्ती कलेक्ट किए जा सकते हैं। एक मजिस्ट्रेट भी ऑर्डर कर सकते हैं कि हाँ भाई इस इंडिविजुअल का बायोलॉजिकल सैंपल कलेक्ट करना है या नहीं करना है। तो बेसिकली नेक्स्ट जनरेशन क्राइम्स को यहाँ पे टैकल करने के लिए आप पुरानी टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे कुछ नई टेक्निक्स लाई जा रही, कुछ नया डिजिटल इनोवेशन लेके आया जा रहा है। डाटाबेस को स्टोर करो और उसके बेसिस पे ओवरऑल मैच करा के क्रिमिनल को पकड़ लो। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारी फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटीज को भी सेटअप किया है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए। फिर एक मोडस ऑपरेंडी ब्यूरो खोला गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, जाकि क्राइम ट्रेंड्स को पढ़ा जा सके और स्टेट पुलिस को एडवाइस किया जा सके। और अभी के लिए कंसल्टेशंस चालू हैं कि इंडियन पीनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी ओवरऑल कुछ अमेंडमेंट्स किए जाएं जो अमेंडमेंट जरूरी हैं। और क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, ये सीसीटीएनएस, जिसको काफी साल हो चुके हैं अब चलते हुए, इसके अंदर देश के 99% पुलिस स्टेशन को जोड़ दिया गया। क्या होता है इसके अंदर कि भाई जब भी आप कोई एफआईआर फाइल करोगे या ओवरऑल जब कोई कंप्लेन जाएगी पुलिस स्टेशन के अंदर, तो वो एक रजिस्टर में मेंटेन नहीं होगी, एक ऑनलाइन सिस्टम में मेंटेन होगी, ताकि डाटा एक सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस पे पोर्टल पे ओवरऑल एक्सेस किया जा सके। जीएस पेपर 2 और 3 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन सिक्योरिटी फोर्सेज एंड मैंडेट में न्यूज आपको काम आएगी। वो जो गंगाजल मूवी थी ना, गंगाजल मूवी में आप देखते हो कि जो अजय देवगन है वो पुलिस स्टेशन में जाता है और वहां पे जो थानेदार साहब हो रहे होते हैं वो मालिश करा रहे होते हैं। जब उनसे एफआईआर रजिस्टर मारा जाता है तो वो एक रफ पेपर निकाल के दे देते हैं अजय देवगन को, ये देखिए एफआईआर है सर। तो इस प्रकार से नहीं होगी, अब एफआईआर सीसीटीएनएस सिस्टम में फाइल होती है। फिर भाई अगली न्यूज है कि इंडिया ने रशियन सन ऑयल खरीदा है रिकॉर्ड प्राइस पे। तो रशियन सन ऑयल 45,000 टन का रिकॉर्ड हाई प्राइसेस पे खरीदा है। अप्रैल में एडिबल ऑयल प्राइसेस के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि यूक्रेन से जो नॉर्मली सन ऑयल की सप्लाईज इंडिया में आ रही थी वो रुक गई हैं। यूक्रेन में ऑब्वियसली वॉर चल रहा है और इस समय पे इंडोनेशिया ने बोला है कि पाम ऑयल सप्लाईज को थोड़ा कम करो। साउथ अमेरिका में भी सोयाबीन क्रॉप है वो काफी कम हुई है, तो उसके चलते इंडोनेशिया और साउथ अमेरिका दोनों से एक्सपोर्ट्स कम हो गए, तो इंडिया के अंदर सनफ्लावर ऑयल कम आ रहा है। तो रशिया से हम ज्यादा क्वांटिटी में सनफ्लावर ऑयल खरीद रहे हैं, उसके लिए पैसा भी ज्यादा दे रहे हैं। रशिया यूक्रेन इन्वेजन से पहले $1,630 के रिस्पेक्ट में पड़ रहा था आपको सनफ्लावर ऑयल, मतलब 1 टन सनफ्लावर ऑयल रशिया से आ रहा था $1,630 का, लेकिन अब ये आ रहा है $2,150 का, कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्रेट मिला के। मतलब दाम बहुत बढ़ गए, लगभग 25% यहां पे आपको दाम बढ़ते नजर आ रहे हैं, 25% से भी ज्यादा। और सनफ्लावर ऑयल के मार्केट में इंडिया की बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। दुनिया भर में अगर आप देखो तो सारी कंट्रीज मिलके 9.6 मिलियन टन सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट करती हैं और अकेला इंडिया 2.8 मिलियन टन इंपोर्ट करता है। ध्यान से देखिए, दुनिया भर की कंट्रीज 9.6 मिलियन टन सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट कर रही हैं, इंडिया अकेले 2.8 मिलियन टन इंपोर्ट कर रहा है। तो कोई भी कंट्री अगर सनफ्लावर ऑयल एक्सपोर्ट करती है तो उसका सबसे पहला टारगेट ये होता है कि इंडिया के मार्केट को कैप्चर करो, क्योंकि इंडिया में सनफ्लावर ऑयल एक बड़ी क्वांटिटी में इंपोर्ट होता है। अब यहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन भी न्यूज में है, इंटरनेशनल सनफ्लावर ऑयल एसोसिएशन। इसको 2015 में स्टैब्लिश किया गया था रोम में,
नेशनल एसोसिएशन के द्वारा अलग अलग कंट्रीज की, प्लस चाइना, यूक्रेन, रशिया, हंगरी, स्पेन और अर्जेंटीना की कंपनीज ने मिलकर इसको सेटअप किया था। काम क्या है इसका? टू encourage and promote better communication among sunflower oil producers, industry groups, academic researchers and local governments, enhancing sunflower oil value addition, enlarging the field of commercial application। फिर पहला इंटरनेशनल सनफ्लावर ऑयल सिंपोजियम लॉन्चिंग सेरेमनी कहां हुई थी? अक्टूबर 2015 शंघाई चाइना में। और दूसरी कहां हुई थी? जुलाई 2017 ओडेसा यूक्रेन में। लीडिंग प्रोड्यूसर्स कौन है सनफ्लावर ऑयल के? यूक्रेन, रशिया, अर्जेंटीना। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज में बेलारस, फ्रांस, हंगरी, रोमानिया, कजाकिस्तान, टर्की, तंजानिया, चाइना, इंडिया भी सनफ्लावर ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। लीडिंग इंपोर्टर्स पूरी दुनिया में सनफ्लावर ऑयल का कौन है? नंबर 1 पे इंडिया, नंबर 2 पे चाइना, तीसरे पे ईरान, चौथे पे इराक, पांचवे पे इजिप्ट, छठे पे टर्की और सातवें पे यूरोपियन यूनियन। जीएस पेपर 2 एग्रीकल्चर मार्केटिंग में ये न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है कि भाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये बोलना है कि 99% दुनिया की आबादी खराब क्वालिटी ऑफ एयर को ब्रीथ करती है। तो यूएन हेल्थ एजेंसी बोल रहा है कि ऑलमोस्ट एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज ब्रीदिंग एयर विच इज नॉट गुड इन क्वालिटी। और इसके लिए ये डब्ल्यूएचओ की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि भाई हमें कुछ ज्यादा करना चाहिए फॉसिल फ्यूल के यूज को कम करने के लिए, क्योंकि जितना ज्यादा फॉसिल फ्यूल यूज होगा उतना ही ज्यादा एयर की क्वालिटी खराब होगी, क्योंकि एयर में ऐसे पार्टिकल्स पहुंचेंगे जो कि रेस्पिरेटरी और ब्लड फ्लो प्रॉब्लम्स कॉज कर सकते हैं इंडिविजुअल्स के अंदर। देखिए अभी रिसेंटली 4 अप्रैल को अपना डाटा अपडेटेड डाटाबेस लॉन्च किया है डब्ल्यूएचओ ने। लगभग 6 महीने हो चुके हैं। 6 महीने में मतलब लगभग 6 महीने पहले एयर क्वालिटी के रिस्पेक्ट में गाइडलाइंस को थोड़ा बदला था डब्ल्यूएचओ में, और उसके बाद अभी 4 अप्रैल को अपने डाटा को अपडेट किया। और इसमें डाटा ओवरऑल दुनिया भर की 6000 म्यूनिसिपैलिटीज से आया। दुनिया भर में बहुत सारे शहर, टाउन्स और विलेजेस से डाटा उठाया गया है। और इसके बेसिस पे डब्ल्यूएचओ बोल रहा है कि दुनिया की 99% आबादी ऐसी हवा में सांस ले रही है जो कि पूरी तरीके से साफ नहीं है। इस हवा के गंदे पार्टिकल्स, कीटाणु लंग के अंदर घुसते हैं, वेन्स में घुसते हैं, आर्टरीज में घुसते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। सबसे गंदी एयर क्वालिटी है ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन में डब्ल्यूएचओ के हिसाब से, उसके बाद साउथ ईस्ट रीजन में और उसके बाद अफ्रीका में। तो हम लोग इंडिया साउथ ईस्ट रीजन वाली, साउथ ईस्ट एशिया वाले रीजन में आते हैं। वैसे तो साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया नहीं आता है, इंडिया आता है साउथ एशिया में, बट आप कह सकते हो कि साउथ ईस्ट एशिया के आसपास के इलाके में इंडिया पड़ता है। फिर इस बार के जो डब्ल्यूएचओ के कैलकुलेशंस और डाटाबेस निकले हैं उसमें सिर्फ पीएम 2.5 और पीएम 10 की बात नहीं की गई है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मेजरमेंट्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। पीएम 2.5 और पीएम 10 तो खतरनाक होता ही है हेल्थ के लिए, पीएम 2.5 खासा कर खतरनाक होता है क्योंकि ये आपके लंग्स में बड़े आराम से अंदर घुस जाएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बारे में बात क्यों की गई है? तो देखिए जितना ज्यादा फॉसिल फ्यूल बर्न होता है उतना ही ज्यादा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पैदा होती है ऑटोमोबाइल ट्रैफिक के चलते, और उतना ही वो बीमारी क्रॉस करती है। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज करेगी, जैसे एस्थमा, कफिंग, वीजिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। ज्यादा हॉस्पिटल और इमरजेंसी रूम एडमिशन हो जाते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पॉपुलेशन पॉल्यूशन के चलते। ठीक है भाई, अगर देखा जाए तो डेवलपिंग वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पीएम 10 का लेवल कहीं है तो वो है इंडिया में, और सबसे ज्यादा पीएम 2.5 का लेवल कहीं पे है तो वो है चाइना में। और अगर आप देखो तो पर्टिकुलेट मैटर बहुत सारे सोर्सेस से आता है। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, जो गाड़ियां चलती हैं, पावर प्लांट, एग्रीकल्चर, वेस्ट और इंडस्ट्री को जो बर्न किया जाता है, इन सब जगहों से पर्टिकुलेट मैटर पैदा होता है। पीएम 2.5, पीएम 10 दोनों पैदा होता है। और पीएम 2.5 जैसा कि मैंने पहले बताया बड़ा खतरनाक है, लंग्स में घुस जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में घुस जाएगा, कार्डियोवैस्कुलर, सेरेब्रोवैस्कुलर और रेस्पिरेटरी इंपैक्ट कॉज कर सकता है। तो वैसे तो देखिए पूरी दुनिया, स्पेसिफिकली इंडिया, बहुत हद तक एयर पॉल्यूशन को रोकने की कोशिश कर रहा है। हम लोग क्या क्या कर रहे हैं? तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को लॉन्च किया जा रहा है, फॉसिल फ्यूल्स को कम जलाने की कोशिश की जा रही है, रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस किया जा रहा है, खासकर सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के ऊपर। ठीक है ना, वेस्ट को सेग्रीगेट करके प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश की जा रही है, वगैरह वगैरह। इस प्रकार की हम बहुत सी कोशिश कर रहे हैं, बट लेट्स सी ये कोशिश हमें कितनी सक्सेस दिलाती है। ये CEEW नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन सुना होगा आपने, काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर। ये एक न्यू दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक है। इसने एक स्टडी में बताया कि इंडिया में 60% से ज्यादा जो पीएम 2.5 है ना, वो हाउस होल्ड और इंडस्ट्रीज से निकलता है। जीएस पेपर 3 एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में न्यूज काम आएगी। फिर नेक्स्ट न्यूज है आईपीसीसी रिपोर्ट टॉक्स गोइंग डाउन द वायर। बेसिकली ये वाला जो टॉपिक है और इसके बाद की जो न्यूज है, एनर्जी सेक्टर नीड्स मेजर रिवैम्प, इन दोनों को आपको मिला के देखना होगा क्योंकि दोनों काफी हद तक एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। देखिए यूनाइटेड नेशंस की क्लाइमेट रिपोर्ट आई, ये रिपोर्ट रिलीज की इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने।
अब इस पर्टिकुलर यूएन बैक्ड साइंस बॉडी की रिपोर्ट के हिसाब से जो दुनिया भर की सरकारें हैं और जो यूनाइटेड नेशंस के साइंटिस्ट हैं उनके बीच में एक बहस सी हो गई है। यूनाइटेड नेशंस के जो साइंटिस्ट हैं जो कि चाहते हैं कि इंटर गवर्नमेंटल प्लैनेट ऑन क्लाइमेट चेंज की जो रिपोर्ट में लिखा हुआ है उसको ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट किया जाए, इसको कुछ डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा अपोज किया जा रहा है। वैसे तो देखा जाए तो आईपीसीसी अब तक जो भी बातचीत हुई है इस सेंचुरी के एंड तक मतलब 2100 तक जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाने देना है, ये टारगेट है। अब इस टारगेट को पूरा करने के लिए हमें जल्दी मूव करना होगा क्योंकि ऑलरेडी टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल लेवल के कंपैरिजन में 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। तो हमें बहुत इमरजेंसी बेसिस पे काम करना होगा अगर हमको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है। अब इस रिस्पेक्ट में जो भी स्टेप्स यहां पे बताए जा रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज बोल रही कि भाई हमसे आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि हम बहुत इंटेंस लेवल पे अपने जो एमिशन है वो कट डाउन करेंगे। क्यों? क्योंकि अब तक डेवलप्ड कंट्रीज ने जैसे कि फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, यूएसए हो गया, यूके हो गया, इन कंट्रीज ने बहुत ज्यादा एमिशंस किए हैं और जो इंडिया चाइना जैसी कंट्रीज हैं ये डेवलपमेंट के फेज में बाद में आई, तो हमने कम एमिशंस किए। तो आपको हमें लीवे देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा ताकि हम और एमिशंस करके अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकें। तो हम अभी स्टीप कट्स नहीं कर सकते। इंडिया ने तो साफ साफ बोला है कि भैया हम कोल के ऊपर अभी डिपेंडेंट है, हम पुअर कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लाइमेट चेंज के लिए ओवरऑल अगर आप हम पे जोर डालोगे कि हम ही अपने एमिशंस कम कर दें तो वो नहीं हो सकता है। यहां पे डेवलप्ड कंट्रीज को पहले अपने एमिशंस कम करने चाहिए, डेवलपिंग कंट्रीज को थोड़ा लीवे देना चाहिए ताकि वो थोड़ा और एमिशन करके अपना डेवलपमेंट कर सकें। सऊदी अरेबिया जैसे नेशन है वो क्या बोल रहे हैं? अब देखिए सऊदी अरेबिया के पास तेल बहुत है। अब अगर आप एमिशन कट की बात करोगे तो सऊदी अरेबिया का तेल नहीं बिकेगा। तो सऊदी अरेबिया बोल रहा है कि भाई देखो तेल से रिलेटेड एमिशंस को एकदम से कट मत करवाओ, अभी तो थोड़ा समय लगने वाला है। अगर आप तेल से रिलेटेड एमिशंस कट करवाने लगोगे तो दुनिया भर के जो पुअर लोग हैं उनको धक्का लगेगा। अब सऊदी अरेबिया इसलिए ये बोल रहा है क्योंकि उसको तेल बेचना है, इंडिया इसलिए बोल रहा है क्योंकि हमको डेवलप करना है। सोचना यहाँ पे यूरोप और यूएसए जैसी कंट्रीज को है जिन्होंने आज तक का सबसे ज्यादा एमिशन किया है। यहाँ पे इंटर गवर्नमेंटल प्लैनेट ऑन क्लाइमेट चेंज की बात की जाए तो इसको 1988 में सेटअप किया गया था वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ये पॉलिसी मेकर्स को रेगुलर असेसमेंट प्रोवाइड करता है, साइंटिफिक बेसिस प्रोवाइड करता है, क्लाइमेट चेंज के फ्यूचर रिस्क के बारे में बताता है, एडेप्टेशन और मिटिगेशन के बारे में बताता है। ये जो आईपीसीसी के असेसमेंट है ये सरकारों को साइंटिफिक बेसिस प्रोवाइड करते हैं कि कैसे आप क्लाइमेट रिलेटेड पॉलिसीज बनाइए। ओवरऑल जो भी यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में नेगोशिएशंस होते हैं यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर, वहां पे आईपीसीसी की रिपोर्ट्स को बहुत प्रॉपर तरीके से पेरयूज किया जाता है। अब जीएस पेपर 2-3 में चीज काम आएगी। अब इसी से रिलेटेड यहां पे हम बात करते हैं इंटर गवर्नमेंटल प्लैनेट ऑन क्लाइमेट चेंज की जो रिपोर्ट आई है ना, इसमें जो कंसोर्टियम ऑफ साइंटिस्ट ने ओवरऑल अपने व्यू पॉइंट दिए। व्यू पॉइंट क्या है इनके? व्यू पॉइंट ये हैं कि दुनिया भर की कंट्रीज फॉसिल फ्यूल के यूज को बहुत ज्यादा कम करें, इलेक्ट्रिफिकेशन करें, रेन्यूएबल एनर्जी का, एनर्जी एफिशिएंसी पे फोकस करें और अल्टरनेटिव फ्यूल्स का इस्तेमाल करें। अब यूएस जैसी कंट्रीज भाषण तो देती है इंडिया को कि भाई आप एनर्जी एफिशिएंसी के साथ काम करो, लेकिन मैं आपको ऑलरेडी ये बता दूं कि इंडिया के अंदर एक इंडिविजुअल जितने ह्यूमन रिसोर्सेज कंज्यूम करता है, जितनी एनर्जी कंज्यूम करता है, यूएस का एक एवरेज नागरिक इंडिया के नागरिक से 30 से 40% ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। तो सस्टेनेबली उनको एनर्जी बचाने की जरूरत है, हमें नहीं। अगर आप देखो तो ये जो वर्किंग ग्रुप 3 है आईपीसीसी का, इसके एक्सपर्ट्स ने बहुत सारी चीजों को एनालाइज किया, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को एनालाइज किया। इनका क्या बोलना है? इनका ये बोलना है कि 2050 तक वो सारे पावर प्लांट्स जहां पे कार्बन कैप्चर और स्टोरेज की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है उनको बंद कर दो। ऐसे पावर प्लांट्स मत चलाओ, ये बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कॉज करते हैं। अब अगर आप इंडिया की बात करो तो इंडिया के अंदर 211 गीगावाट ऑफ ऑपरेशनल कोल फायर्ड पावर प्लांट्स हैं, ठीक है, लेकिन अभी इंडिया के अंदर 31 गीगावाट के कोल फायर्ड पावर प्लांट्स बन रहे हैं और 24 गीगावाट के प्री कंस्ट्रक्शन फेजेस में है। ऐसा बोलता है ग्लोबल एनर्जी मॉनिटरिंग डाटा। तो 31 गीगावाट प्लस 24 गीगावाट, आगे आने वाले कुछ सालों में 55 गीगावाट के कोल फायर्ड एनर्जी इंडिया के अंदर प्रोड्यूस हो चुकी है और इसमें कोई कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। और आईपीसीसी क्या कह रहा है कि जितने भी नए कोल पावर प्लांट्स हैं जिनके अंदर कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज नहीं है इनको बंद कर दो। तो इंडिया बोलेगा अरे भाई ऐसे कैसे बंद कर दो, हम तो अभी डेवलपिंग फेज में है, तुम हमारे ही पावर प्लांट बंद करवाने को उतारू हो। तो ऑब्वियस ही बात है इंडिया यहां पे अपोज करेगा और ये अपोजिशन का एक बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है। तो ये जो आईपीसीसी का वर्किंग ग्रुप 3 की जो रिपोर्ट है ना, देखिए द समरी फॉर पॉलिसी मेकर्स
ऑफ द आईपीसीसी वर्किंग ग्रुप 3 कोड एज द डॉक्यूमेंट इज नोन। इसको डॉक्यूमेंट को इस नाम से बुलाता है, समरी फॉर पॉलिसी मेकर्स ऑफ द आईपीसीसी वर्किंग ग्रुप 3 रिपोर्ट। इसको 195 मेंबर गवर्नमेंट्स ने अप्रूव किया, एक वर्चुअल अप्रूवल सेशन के थ्रू 21 मार्च को ये सेशन हुआ था। तीसरा इंस्टॉलमेंट है ये आईपीसीसी 6th असेसमेंट रिपोर्ट का। ये असेसमेंट इस साल कंप्लीट कर दिया जाएगा। ओवरऑल इंडिया इस असेसमेंट को सपोर्ट करता है, स्टेप्स को सपोर्ट करता है, लेकिन ये जो डेस्टार्डियस आप कह लो आइडियाज हैं कि भाई ओवरऑल आप अपने सारे नए पावर प्लांट्स को बंद कर दो जहां कार्बन कैप्चर और स्टोरेज नहीं है, बहुत तेजी से रेन्यूएबल एनर्जी को आगे लेके जाओ, तो इंडिया बोल रहा है कि भाई एज अ डेवलपिंग कंट्री हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं और ओवर द कोर्स ऑफ टाइम जितना कुछ हमसे हो सकता है हम कर रहे हैं। बट अगर आप एकदम से बोलोगे कि ये पावर प्लांट बंद कर दो, ऐसे एमिशन मत करो, तो वो हम नहीं कर सकते। अगर हमको इस सेंचुरी के एंड तक 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की वार्मिंग को रोकना है तो हमें वार्मिंग को पीक करना पड़ेगा 2025 तक, मतलब एमिशंस को पीक करना पड़ेगा। एमिशंस को पीक करने का मतलब क्या होता है? देखिए, किसी भी चीज एक वेव में चलती, जैसे कोरोना वायरस था तो एक वेव में चल रहा था, कोरोना वायरस के केसेस बढ़े, एक जगह पे पीक हुए, फिर कम होने लगे। उसी प्रकार से एक कंट्री के एमिशंस पहले बढ़ते हैं, एक समय आता है जब वो पीक कर जाते हैं, उसका सस्टेनेबली वो नीचे आने लगते हैं। तो ये पीकिंग का टाइम इंडिया ने डिक्लेयर किया है 2070, चाइना ने डिक्लेयर किया है 2060। आईपीसीसी की 3rd असेसमेंट रिपोर्ट ये बोल रही है कि भाई दुनिया भर में जो ग्लोबल एमिशंस हैं उनकी पीकिंग अगर 2025 तक होगी और 2030 तक एमिशंस अगर 43% कम होंगे, तब जाके हम सेंचुरी के एंड तक 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक की वार्मिंग तक कंटेन कर पाएंगे। ये टारगेट भी कुछ समय के लिए ब्रीच हो जाएगा, बट बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी ये स्टेबलाइज हो जाएगा। वहीं अगर हमको एंड ऑफ द सेंचुरी 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपने टेम्परेचर राइज को कंटेन करना है, तो उस केस में भी जो एमिशंस का पीक है वो 2025 तक ही होना चाहिए और 2030 तक 25% एमिशंस अभी के रिस्पेक्ट में कम होने चाहिए। ये यहां पे ओवरऑल बोला जा रहा है आईपीसीसी के असेसमेंट 3 रिपोर्ट के हिसाब से। इस बात के चांसेस बहुत कम हैं कि 2025 तक एमिशंस पीक हो जाएं, 2030 तक 43% एमिशन कम हो या 2030 तक 25% एमिशन कम हो, बहुत कम चांसेस हैं इस बात के। तो इस लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो इस सेंचुरी के एंड तक हम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड या इवन 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कंटेन करने का टारगेट मीट नहीं कर पाएंगे। अभी की सिचुएशन तो ऐसा ही लग रहा है। फिर बोला गया कि जो लेटेस्ट आईपीसीसी की रिपोर्ट है ये डेवलप्ड कंट्रीज को एक रास्ता दिखा रही है कि भाई आगे आने वाला समय बहुत गड़बड़ है। इंडिया जैसी कंट्रीज ये बोल रही हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज अपने एमिशन को कम करें ताकि इंडिया जैसी कंट्रीज को मौका मिले कि हम एमिशन करके, हम कार्बन स्पेस को इस्तेमाल करके अपना डेवलपमेंट कर सकें। फिर ये डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया को पैसा दें, फाइनेंस दें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर दें रेन्यूएबल सेक्टर में, इलेक्ट्रिकल सेक्टर में, ग्रीन एनर्जी सेक्टर में, तब जाके 1.5 डिग्री सेल्सियस जो प्लेनेट वार्मिंग का टारगेट है इसको हम अचीव कर पाएंगे। जीएस पेपर 2 और 3 में न्यूज आपको काम आएगी। अगली न्यूज है आंध्र प्रदेश में 13 नई डिस्ट्रिक्ट्स जोड़ी गई हैं। जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने बोला कि भाई 13 नई डिस्ट्रिक्ट्स हम आंध्र प्रदेश के स्टेट में जोड़ रहे हैं। अब टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स आंध्र प्रदेश में हो गई 26। पहले थी 13 और नहीं बन गई तो हो गई 26। कौन कौन सी नई डिस्ट्रिक्ट है? तो एक है मनियम सेंटर, दूसरा अलूरी सीताराम राजू डिस्ट्रिक्ट, चौथा अनाकपल्ली, चौथा ककीनाड़, पांचवा कोनासीमा, छठा एलुरु, सातवां एनटीआर डिस्ट्रिक्ट, एनटीआर के नाम पे डिस्ट्रिक्ट डाल दी, आठवां बपतला, नवा पलनाडु, 10th नंदयाल, 11वां श्री सत्साई डिस्ट्रिक्ट, 12वां अनामाया डिस्ट्रिक्ट, 13 श्री बालाजी डिस्ट्रिक्ट। अब वाईएस जगन मोहन रेड्डी का क्या बोलना है? उन्होंने बोलना है कि इन 26 डिस्ट्रिक्ट्स में 23 रेवेन्यू डिवीजन है। पहले क्या होता था कि पहले ओवरऑल एक डिस्ट्रिक्ट में लगभग 38,15,000 लोग थे, तो एक डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन को 38,15,000 लोगों को कैटर करना था। अब चूंकि एक डिस्ट्रिक्ट में 19,07,000 लोग हैं तो ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कम प्रेशर आएगा। एक डिस्ट्रिक्ट में लगभग 6 से 8 असेंबली होंगी, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की 6 से 8 सीटें होंगी एक डिस्ट्रिक्ट में, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की आप लगभग कह सकते हो कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक रिप्रेजेंटेटिव है। ओके, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि आंध्र प्रदेश से लोकसभा और राज्यसभा में कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। लेट्स सी आपको कितना पता है। जीएस पेपर 2 गवर्नेंस में ये चीज आपको काम आएगी। फिर नेक्स्ट न्यूज है कि भाई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल ने बोला है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करने के लिए अलग से लॉ को इनैक्ट करने की जरूरत नहीं है। तब यहां क्या हुआ? देखिए, रिसेंटली हुआ यह है कि लॉयर दुर्गा दत्ता जी ने पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन
फाइल किया है कहां पे, सुप्रीम कोर्ट में। और यहां पे दुर्गा दत्ता साहब ने बोला है कि भाई हमारी सरकार क्या बोल रही है, क्या कर रही है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज को इंप्लीमेंट करने के लिए। फंडामेंटल ड्यूटीज प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो रही देश के अंदर, ऐसा किसका बोलना है, तो लॉयर दुर्गा दत्ता साहब का बोलना है। अब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल यहां पे केस को सुन रहे थे। जैसे दुर्गा दत्ता जी का ये पीआईएल आई कि फंडामेंटल ड्यूटीज को इंडिया के अंदर इन्फोर्स करना चाहिए वेल कॉम्प्रिहेंसिव डिफाइंड लॉज के थ्रू, अभी के लिए प्रॉपर तरीके से फंडामेंटल ड्यूटीज की अवेयरनेस सरकार द्वारा नहीं फैलाई जा रही लोगों के बीच में। के वेणुगोपाल साहब ने बोला कि भाई सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को नहीं बोल सकता कि आप फंडामेंटल ड्यूटीज को बनाने वाले लॉज लेके आओ। के वेणुगोपाल ने बोला कि ये जो पिटिशनर ने पिटीशन फाइल की ना सुप्रीम कोर्ट ने, इस पिटिशनर ने ठीक तरीके से बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन चेक नहीं की। इस पिटिशनर को जाके देखना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस पे वो पूरा ब्यौरा दिया गया है जिसके थ्रू सरकार ने फंडामेंटल ड्यूटीज की अवेयरनेस को इंडिया के अंदर बढ़ाने की कोशिश की है। ओवरऑल अगर आप देखो तो दुर्गा दत्त साहब का यह बोलना है कि जो रंगनाथ मिश्रा जजमेंट आया था 2003 का सुप्रीम कोर्ट का, जिसने साफ साफ बोला था कि जस्टिस जेएस वर्मा की जो कमिटी रिपोर्ट है ऑन द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, इसको ग्राउंड लेवल पे आप इंप्लीमेंट करो। अब ये जो जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी बनी थी, ये बनी थी एज अ पार्ट ऑफ नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे ना तो लक्ष्मीकांत का आखिरी चैप्टर है नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए ये नेशनल कमेटी कब बनी थी, ओवरऑल कितने साल तक इसने काम किया, और इसी कमेटी के अंदर, इसी नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जेएस वर्मा कमेटी बनाई गई थी। और ये जो जेएस वर्मा कमेटी थी, इसका काम क्या था कि भाई आप ऐसे स्टेप्स बताइए, ऐसी राय बताइए जिसके बेसिस पे लोगों को सेंसिटाइज किया जा सके और ओवरऑल लोगों को उनकी ड्यूटीज के बारे में बताया जा सके। अब जब दुर्गा दत्त ने पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों को चिट्ठी लिखी कि भाई बताओ ये जो दुर्गा दत्त बोल रहे हैं कि इंडिया के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज को इंप्लीमेंट करने के लिए लॉज होने चाहिए, तो आप लॉज क्यों नहीं बना रहे हो। के वेणुगोपाल बोल रहे हैं कि इस प्रकार की पिटीशन गलत है। ऑलरेडी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंदर ये हम बता चुके हैं कि हम कितने प्रोग्राम्स ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए कि आपकी क्या फंडामेंटल ड्यूटीज हैं अंडर आर्टिकल 51A। प्रधानमंत्री जी और खुद राष्ट्रपति ने समय समय पे फंडामेंटल ड्यूटीज के रिस्पेक्ट में भाषण दिए हैं, अलग अलग जगहों पे इन सब चीजों के बारे में बात होती रहती है। तो ये बोल देना कि भाई ग्राउंड लेवल पे एक लॉ बना दो, इसको इंप्लीमेंट, मतलब सुप्रीम कोर्ट यहां पे मैंडेमेस इशू करके पार्लियामेंट से ये नहीं बोल सकता कि एक ऐसा लॉ बताओ कि ग्राउंड लेवल पे फंडामेंटल ड्यूटीज को जबरदस्ती इंप्लीमेंट किया जाए। ये गलत है, पिटिशनर का ये स्टेप गलत है। ऐसा कौन बोल रहा है, तो अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल बोल रहे हैं। अब यहां पे वर्मा कमेटी बहुत बार आ गई, तो जो वर्मा कमेटी ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजंस है ना, ये 1999 में अपॉइंट की गई थी। एक्चुअली में इसको जस्टिस जे वर्मा कमेटी को अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के द्वारा लागू किया गया। तो उसने फंडामेंटल राइट्स के रिस्पेक्ट में कुछ बातें बताई थी, फंडामेंटल ड्यूटीज के रिस्पेक्ट में इंडिया में क्या हो रहा था ये सब बताया था। तो इसने बताया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी कुछ लॉज अवेलेबल हैं, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1976। इन एक्ट्स के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज कुछ हद तक इंडिया के अंदर इंश्योर और इन्फोर्स की जाती हैं। जिस पेपर 2 फंडामेंटल ड्यूटीज में न्यूज आपको काम आएगी। फिर अगली न्यूज है कि भाई इंडिया के अंदर जो इंपोर्ट है ना 2021-22 में, वो पहुंच गए हैं $610 बिलियन। अगर आप देखो तो 2020-21 के कंपैरिजन में 54.7% ज्यादा है, और 2019-20 जो प्री कोविड ईयर था उसके कंपैरिजन में 28.6% ज्यादा है। मार्च 2022 में जो इंपोर्ट है वो है $59.07 बिलियन, पिछले साल से 20.8% ज्यादा, और प्री पैंडेमिक ईयर से भी ज्यादा। इनफैक्ट मार्च 2020 के लेवल से 87.7% ज्यादा है। अच्छा, मार्च 2020 में ऐसा क्या हो गया था कि इंपोर्ट बहुत कम हो गए थे? रीजन बीइंग उस समय पे कोरोना दुनिया भर में फैलना शुरू हुआ था, तो बहुत सारे इंपोर्ट कर्व लग गए थे। तो भाई मार्च 2022 के महीने में हमने एक्सपोर्ट किया $40.38 बिलियन का, और हमने इंपोर्ट किया $59.07 बिलियन का। तो हमारा ओवरऑल डेफिसिट क्या हुआ मार्च के महीने में? $18.7 बिलियन। तो टोटल फाइनेंशियल ईयर 21-22 में जो एक्सपोर्ट्स हैं वो है $418 बिलियन, और जो इंपोर्ट है वो कितने निकल के आ रहे हैं? $610.2 बिलियन। तो लगभग जो डेफिसिट निकल के आ रही है वो है $192.4 बिलियन। अब ये $192.4 बिलियन की जो टोटल डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट, वो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से 87.5% ज्यादा है, और 2019-20 जो कि प्री पैंडेमिक फाइनेंशियल ईयर था उससे 19.3% ज्यादा है।
ठीक है ना। फिर एक छोटा सा डाटा यहां पे दे दिया गया कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो $19 बिलियन से नीचे चली गई है जनवरी से मार्च 2022 क्वार्टर में, मतलब चौथे क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में। ये एक छोटा सा फिगर दे दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया फिगर? आईसीआरए के इकोनॉमिस्ट अदिति नायर के द्वारा। बेसिकली करंट अकाउंट डेफिसिट से रिलेटेड फिगर्स इसलिए दिए जाते हैं दोस्तों, क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट एक देश की फाइनेंशियल हेल्थ के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। अगर आप बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करोगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर इंडिया में दो हेड्स होते हैं, कहीं पे भी दो हेड्स होते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर बहुत सी चीजें आती हैं, नेट इनकम, इंटरेस्ट डिविडेंड, फॉरेन एड, ठीक है ना भाई, ट्रेड में कितना आया, गुड्स सर्विसेज, नेट अर्निंग्स फ्रॉम ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। तो जो करंट टाइप की ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे रेमिटेंसेस हो गई, बाहर पे हमारे जो इंडियंस गए उन्होंने इंडिया के अंदर पैसा भेजा, अगर एग्जैक्टली करंट अकाउंट डेफिसिट जानना चाहते हो तो आप जाके मेरे रमेश सिंह की जो मैंने वीडियो बना रखी, जो प्लेलिस्ट बना रखी, उसको जाके डिटेल में देखिए। करंट अकाउंट डेफिसिट देख लो, फिजिकल डेफिसिट देख लो, ये सब मैंने आपको बहुत डिटेल में वहां पे समझा रखा है। तो कैपिटल अकाउंट वो अकाउंट होता है जहां पे पैसा ओवरऑल इन्वेस्ट किया जाता है लॉन्ग टर्म एसेट्स बनाने के लिए, और करंट अकाउंट वो पैसा होता है जहां पे डेली के ट्रांजैक्शंस करने के लिए पैसा खर्च किया जाता है। तो करंट अकाउंट में ट्रेड वगैरह हो गया, सर्विस सेक्टर में जो खर्चा हो गया, ओवरसीज जो हमने इन्वेस्टमेंट किया उससे हमारे पास जो कमाई आई, बाहर जो हमारे देश में लोग गए उन्होंने जो देश के अंदर पैसा भेजा, ये सब करंट अकाउंट हेड में काउंट किया जाता है। और करंट अकाउंट डेफिसिट है इंडिया में अंदर, कैपिटल अकाउंट सरप्लस है, और तभी बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा हो जाता है जीरो। जीएस पेपर 2 इंडियन इकोनॉमी में न्यूज काम आएगी। और आज की फाइनल न्यूज, श्रीलंका के अपोजिशन ने बोल दिया कि हम इस यूनिटी गवर्नमेंट के ऑफर को नहीं मानते। तो भाई आपको पता होना चाहिए कि जब एक लिमिट से ज्यादा क्राइसिस हुई श्रीलंका के अंदर, तो भाई पूरी की पूरी जो कैबिनेट थी गोटाबाया राजपक्षा की, उसने कर दिया रिजाइन। और उसने फिर रिजाइन करने के बाद कुछ मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया और अपोजिशन पार्टी से बोला कि आप आइए, सरकार बनाइए और हमारे साथ मिलकर इस इमरजेंसी की सिचुएशन को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। ये यहां पे कॉल गई गोटाबाया राजपक्षा की तरफ से, लेकिन इस कॉल के ज्यादा टेकर्स नहीं थे। यहां पे जो अपोजिशन के मेंबर्स हैं वो लगातार गरिया रहे हैं, किसको? श्रीलंका की सरकार को, श्रीलंका के प्रधानमंत्री को, श्रीलंका के प्रेसिडेंट को। जो सबसे बड़ी अपोजिशन की पार्टी है श्रीलंका के अंदर, यूनाइटेड पीपल फोर्स फॉर समागी जन बेलागवा, उन्होंने प्रेसिडेंट का जो प्रपोजल यूनिटी गवर्नमेंट का, इसको शैम बोला, इसको रिजेक्ट कर दिया। पार्टी लीडर सजीद प्रेमदासा ने बोला कि हमको एक ऐसा पॉलिटिकल मॉडल चाहिए जो ग्राउंड लेवल पे काम करे, सिर्फ रेजिग्नेशन नहीं चाहिए। अपोजिशन के तमिल लीडर मनो गणेशन, तमिल पीपल अलायंस के, फिर मेन मुस्लिम पार्टी जो है श्रीलंका की, श्रीलंका मुस्लिम कांग्रेस, इसने भी बोला कि हम ओवरऑल गोटाबाया राजपक्षा के कैबिनेट को, यूनिटी गवर्नमेंट को ज्वाइन नहीं करेंगे। इन्होंने फर्जी तरीके से यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन किया है। ये ओपन इनविटेशन सारी पार्टीज को एक शैम है करंट इकोनॉमिक क्राइसिस में अपनी हार को छुपाने का। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल न्यूज में आपको काम आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ लेक्चर को शेयर करना, इफ पॉसिबल क्लिक द ज्वाइन बटन।